हेलो। 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 तो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का साइंस 1 का एक बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन, इस चैप्टर में हमें देखने जाना है अलग अलग टॉपिक्स को। तो सबसे पहले टॉपिक है ग्रेविटेशन, केपलर्स लॉज, सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रिपिटल फोर्स, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, फ्री फॉल, एस्केप वेलोसिटी और बहुत कुछ। तो सबसे पहले देखते हैं कुछ सवालों के जवाब, जो सवाल हमें स्टार्टिंग में इस चैप्टर में हमें पूछे गए हैं। तो कैन यू रिकॉल में देखते हैं कि क्या ये पूछना चाहता है। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो ये पूछने जा रहा है कि वो ऐसे कौन से इफेक्ट्स है जो फोर्स के एक्ट होने पर हमें दिखाई पड़ते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि फोर्स क्या होता है। तो फोर्स बेसिकली, हम जो फोर्स अप्लाई करने के बाद जो बॉडी मोशन में आ जाती है, तो उसके पहले फोर्स क्या है ये समझ लेना बहुत जरूरी है। तो हम देख सकते हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिसमें कि हमें डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड दोनों की जरूरत होती है। तो क्या होता है स्केलर और वेक्टर। तो स्केलर आर द क्वांटिटीज विच आर डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ द मैग्नीट्यूड ओनली। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैग्नीट्यूड इज बेसिकली द amount that is we are telling that 5 न्यूटन द फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो ये 5 न्यूटन में जो 5 है वो है मैग्नीट्यूड। और यदि हम कहते हैं कि 5 न्यूटन फोर्स हमें ईस्ट डायरेक्शन में लगाना है, तो ईस्ट डायरेक्शन जहां पर आ जाती है तो उसे कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो बेसिकली फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो force is defined as the push or the pull which is applied on an object to make the body in the motion, to stop the body from its motion, to change the direction of an object। तो हमें क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। सो बेसिकली द इफेक्ट्स that acts on an object due to the force, so it basically changes the direction of by applying the force we can change the direction of an object. By applying the force we can stop a body or a object from the motion to the rest position, or we can change, by applying the force we can change the size of this object also. So these are all the various different effects of a force acting on an object. तो आगे हमें पूछा गया है what types of the forces are you familiar with. So there are the various different forces which we are familiar, as we have studied in our lower classes, that is the 8th, 9th standard, that there are various forces such as muscular force, gravitational force, the electrostatic force and all. So we can write out the answer that we are familiar with the various forces as I told now. So the third question is what do you know about the gravitational force? तो हमें पूछा गया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आप क्या जानते हैं। तो as we all know that gravitational force is the force due to which we are stuck to the ground surface. As we know that gravitational force is the force which attracts the object towards itself. That means the force which is present on all over the world, we can say that, in the whole solar system, that because of this gravitational force the objects are stable and the life exists on the earth surface। तो देखते हैं इस चैप्टर में ऐसा क्या है। तो चलिए कुछ सीखते हैं नई बातें। We have seen in the previous standard that the gravitational force is a universal force, that it acts not only between the two objects on the earth but also between any two objects in the universe। ये क्या कहना चाहता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो कि यूनिवर्सल है, और जो कि नहीं सिर्फ दो ऑब्जेक्ट्स के बीच, बट बिटवीन द एवरी ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट विच इज प्रेजेंट इन द यूनिवर्स।
मतलब इस यूनिवर्स में जितने भी सारे ऑब्जेक्ट हम देखते हैं तो उन सारे ऑब्जेक्ट्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स प्रेजेंट होता है, ना कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच। तो चलिए जानते हैं कुछ इस ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। तो gravitation, as we have learned, the phenomena of the gravitation was discovered by Sir Isaac Newton. As the story goes, he discovered the force by seeing an apple fall from a tree on the ground. He wondered why all apples fall vertically downward and not at an angle to the vertical. Why do they not fly off in a horizontal direction? तो यहाँ पर एक कहानी बताई जा रही है सर आइजैक न्यूटन के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि सर आइजैक न्यूटन ने ये ग्रेविटेशनल फोर्स को डिस्कवर किया था। तो क्या स्टोरी है, तो देखते हैं। तो यहाँ पर कहना चाहते हैं कि we discovered the force by seeing an apple fall from a tree on the ground। मतलब उन्होंने देखा कि एक एप्पल ग्राउंड पर गिरा, यानी वो एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे और उन्होंने देखा कि एक एप्पल सडनली उनके सिर पर गिरा और उन्होंने सोचा कि ये एप्पल नीचे क्यों गिरा, यानी ये जमीन पर ही क्यों गिरा, ये हवा में क्यों नहीं चला गया वापस। तो he wondered why all apples fall the vertically downward and not at an angle to the vertical, और why do they not fly of the horizontal direction, मतलब वो vertical direction से ऊपर क्यों नहीं चला गया और horizontal direction में उड़ क्यों नहीं गया। तो इसके बारे में आगे देखते हैं। After much thought, he came to the conclusion that the earth must be attracting the apple towards itself and this attractive force must be directed towards the center of the earth। मतलब उन्होंने बाद में सोचा कि कौन सा तो भी एक ऐसा फोर्स इस अर्थ पर एग्जिस्ट करता होगा जिसकी वजह से ये सारे एप्पल, जो भी ये एप्पल नीचे गिरा तो ये अट्रैक्ट हो गया अर्थ के सेंटर की तरफ। तो ये ऐसा क्यों हुआ। तो उनका कहना था कि ऐसा कोई कौन सा तो भी मतलब ऐसे कौन सा तो भी फोर्स होगा जो कि इन सारे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचता होगा। तो बाद में उन्होंने जो डिस्कवर किया वो था ग्रेविटेशनल फोर्स। सो आगे देखते हैं। द डायरेक्शन फ्रॉम द एप्पल ऑन द ट्री टू द सेंटर ऑफ द अर्थ इज वर्टिकल डायरेक्शन एट द पोजिशन ऑफ द एप्पल एंड दस द एप्पल फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड। यानी कि जब उन्होंने देखा कि जो एप्पल गिरा, तो एप्पल गिरा तो वो सीधा अर्थ के सेंटर की तरफ, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में गिरा और अर्थ के सेंटर की तरफ। तो एंड दस द एप्पल फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो जैसा कि यहाँ पर हमें एक फिगर दी गई है जिसमें हम देखते हैं कि फिगर 1.1 ऑन द लेफ्ट शोज एन एप्पल ट्री ऑन द अर्थ। द फोर्स ऑन द एप्पल ऑन द ट्री is towards the center of the earth, that is along the perpendicular from the position of the apple to the surface of the earth। The figure also shows the gravitational force between the earth and the moon। The distances in the figure are not according to the scale। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस इमेज में कि जो यहाँ पर ये सेब का पेड़ है और यहाँ पर न्यूटन बैठा है और ये एप्पल जो कि सीधा वर्टिकल डायरेक्शन में अर्थ के टुवर्ड सेंटर पर गिरा है। तो आगे देखते हैं। न्यूटन थॉट दैट इफ द फोर्स ऑफ द ग्रेविटेशन एक्ट्स ऑन द एप्पल्स ऑन द ट्री एट डिफरेंट हाइट्स फ्रॉम द surface of the earth, can it also acts on the objects at even greater or much heights much farther away from the earth, like for example the moon? Can it act on the even farther objects like other planets and the sun? तो यहाँ पर न्यूटन सोच रहा था कि ये अगर ग्रेविटेशनल फोर्स एप्पल की ऊपर लग सकता है तो क्या ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब जो बड़े ऑब्जेक्ट्स है जैसे कि जो कि अर्थ से बहुत दूर है, जैसा कि हम देख सकते हैं कि दैट इज द मून। तो मून जो कि नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की, तो क्या ग्रेविटेशनल फोर्स मून पर भी एक्ट होता है। और आगे वे सोचते हैं कि कैन इट एक्ट ऑन द इवन फार्दर ऑब्जेक्ट्स लाइक द अदर प्लैनेट्स एंड द सन, क्या ये सन के ऊपर भी ग्रेविटेशनल फोर्स का कुछ असर पड़ता है, कुछ एक्ट होता है। तो ये सारे चीजों के बारे में, इन सारे सवालों के जवाब हमें इस चैप्टर में सीखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। फोर्स एंड द मोशन। We have seen that force is necessary to change the speed as well as the direction of the motion of an object। तो जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर जो कि हमें क्वेश्चंस पूछे गए थे, कैन यू रिकॉल मी व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, व्हाट टाइप्स ऑफ द फोर्सेस आर यू फेमिलियर विद, व्हाट डू यू नो अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इन सारे सवालों के जवाब हमें एक एक करके इस चैप्टर में मिलने वाले हैं। तो फोर्स एंड मोशन, वी हैव सीन दैट फोर्स इज नेसेसरी टू चेंज द स्पीड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये जैसा कि मैंने बताया कि फोर्स की वजह से हम किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड बदल सकते हैं, फोर्स की वजह से हम किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन बदल सकते हैं। यानी कि सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि ईस्ट डायरेक्शन में मूव हो रहा है और मैंने फोर्स लगाया
or I have tried to change the position of the object, that is direction of the object from the east towards the west. So I will apply the force in the negative direction, that will the opposite direction, so that by applying the force in the opposite direction, the direction of the object will change from the east to the west. तो यही यहाँ पर फोर्स एंड द मोशन। तो मोशन क्या है? मोशन मतलब जब एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में पड़ा है। तो रेस्ट क्या है? रेस्ट मतलब एक ऑब्जेक्ट जिस पे कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है। तो जैसा कि आप ये मेरे पास ये फोन है। यदि ये फोन ऐसा ही जमीन पर पड़ा रहा, तो ये फोन पर जब तक कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा, तो ये मोबाइल फोन ना ना मोशन में आएगा, ना कुछ होगा। तो that the condition due in which there is the no application of the force on any of the object, so that condition or that state is called as a rest state. Or motion, when the force is applied on an object, the object comes into the state that is the motion. तो कैन यू रिकॉल व्हाट आर द न्यूटन्स लॉज ऑफ द मोशन? तो यहाँ पर वापस से हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या हम रिकॉल कर सकते हैं व्हाट आर द न्यूटन्स लॉज ऑफ द मोशन, जो कि हमने पिछले स्टैंडर्ड्स में देखे थे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि न्यूटन्स के तो हमने तीन लॉ देखे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या है? An object continues to stay in the state of the rest or motion unless an external unbalanced force is applied on an object. दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? तो ऐसे ही हमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आगे हम देखते चले जाएंगे और हमें पता चल जाएगा कि क्या है, क्या क्या अलग अलग लॉज है और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है एक्चुअली। The introduction to the scientist, greatest scientist Sir Isaac Newton was one of the greatest scientists of the recent times. He was born in the England. He gave his laws of the motion, equations of the motion, and theory of the gravity in his book Principia. Before this book was written, Kepler had given the three laws describing the planetary motion. However, the reason why planets move in the way described by the Kepler's laws was not known. Newton, with his theory of the gravity, mathematically derived Kepler's law. In addition to this, Newton did groundbreaking work in the several areas, including the light, heat, sound, and mathematics. He invented a new branch of the mathematics. This is called as the calculus and has a wide-ranging applications in the physics and the mathematics. He was the first scientist to construct a reflecting telescope. तो यहाँ पर न्यूटन, जो कि बहुत बड़े ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, जैसा कि हम देख सकते हैं, तो उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था और उन्होंने लॉज ऑफ द मोशन, इक्वेशंस ऑफ द मोशन, थ्योरी ऑफ द ग्रेविटी इन हिज बुक प्रिंसिपिया, तो इन सारी चीजों के बारे में रिसर्च करके बहुत अलग अलग किताबें और बुक्स में अपने लॉज उन्होंने पब्लिश किए हैं। बिफोर दिस बुक वॉज रिटन, केपलर हैड गिव द थ्री लॉज डिस्क्राइबिंग द प्लैनेटरी मोशन। और न्यूटन से पहले एक केपलर थे। तो केपलर ने तीन लॉज दिए थे जो कि प्लैनेटरी के मोशंस के बारे में थे। तो प्लैनेटरी मोशंस वो आगे हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो न्यूटन विद हिज थ्योरी ऑफ द ग्रेविटी मैथमेटिकली डिराइव्ड द केपलर्स लॉज। तो न्यूटन ने केपलर के जो लॉ है वो मैथमेटिकली डिराइव्ड किए थे और न्यूटन का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल रहा है इन द फील्ड ऑफ द लाइट, साउंड, मैथ, हीट एंड मैथमेटिक्स आल्सो। तो इसी वजह से वो मतलब उन्होंने एक न्यू ब्रांच ऑफ द मैथमेटिक्स भी बनाई थी जिसका नाम है कैलकुलस, जो कि इंजीनियरिंग में पढ़ाई जाती है। Applications in the physics and the mathematics also we can see of the Newton. Yeah, and he has the great contribution in the field of the science. तो सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, तो ये आगे दो कंसेप्ट हमें बहुत अच्छी तरह के तरीके से समझ लेने हैं। तो यहाँ पर हमें एक एक्सपेरिमेंट दिया है, टाई अ स्टोन टू वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग, टेक द अदर एंड इन योर हैंड एंड रोटेट द स्ट्रिंग सो दैट द स्टोन मूव्स अलोंग अ सर्कल एज शोन इन द फिगर 1.2 ए। आर यू अप्लाइंग एनी फोर्स ऑन द स्टोन? इन विच डायरेक्शन इज द फोर्स एक्टिंग? हाउ विल यू स्टॉप दिस फोर्स फ्रॉम एक्टिंग? व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द स्टोन? बहुत सारे सवाल। तो यहाँ पर हमें एक एक्टिविटी करने के लिए बोली है। तो यहाँ पर हमें कहा जा रहा है कि एक स्ट्रिंग लेनी है, उसके एक एंड पर एक पत्थर से पत्थर को बांधना है और इस स्ट्रिंग को हमें उसकी जो स्ट्रिंग की दूसरे साइड की लेंथ है, तो उसको पकड़ के हमें घुमाना है, ऐसा सर्कुलर फॉर्म में घुमाना है। तो हमें क्वेश्चन पूछा गया है, आर यू अप्लाइंग एनी फोर्स ऑन द स्टोन? इन विच डायरेक्शन इज द फोर्स ऑफ एक्टिंग? हाउ विल यू स्टॉप दिस फोर्स फ्रॉम द एक्टिंग? व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द स्टोन एंड ऑल? तो चलिए देखते हैं इन सारे सवालों के जवाब आगे।
As long as we are holding the string, we are pulling the stone towards us, that is the towards the center of the circle, and are applying a force towards it. The force acting, if we release the string, in this case, the stone will fly off along a straight line, which is the tangent to the circle at the position of the stone when the string is released, because that is the direction of its velocity at that instant of the time. तो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर? तो जैसा कि हम वो स्ट्रिंग के वन एंड को पकड़ के जो स्टोन जो हमने अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग पे बांधा है, और जो हम स्ट्रिंग को पकड़ के ऐसे घुमा रहे हैं सर्कुलर फैशन में, तो जब हमारी मतलब हम हमारे हाथों पर एक फोर्स एक्ट हो रहा है जो कि टुवर्ड्स द सेंटर है। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस लड़का जो कि ये स्ट्रिंग को घुमा रहा है, तो यहाँ पर अंदर के साइड पर एक फोर्स एक्ट हो रहा है, और एक फोर्स जो कि स्टोन के ऊपर एक्ट हो रहा है इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। तो क्या है? तो यहाँ पर कह रहे हैं द फोर्स एक्टिंग इफ वी रिलीज द स्ट्रिंग, इन दिस केस द स्टोन विल फ्लाई ऑफ अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विच इज द टेंजेंट टू द सर्कल एट द पोजीशन ऑफ द स्टोन व्हेन द स्ट्रिंग इज रिलीज। और यदि हम वो स्ट्रिंग जो हम घुमा रहे हैं, यदि हम वो स्ट्रिंग छोड़ देते हैं, तो वो स्टोन जो है वो टेंजेंट यानी सर्कल जो यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, तो उसको एक टेंजेंट के डायरेक्शन में वो स्टोन फ्लाई ऑफ हो जाएगा। तो ये ऐसा कौन सा फोर्स यहाँ पर लगा जिसकी वजह से वो जो स्टोन है वो टेंजेंट डायरेक्शन में फ्लाई ऑफ हो गया? तो चलिए देखते हैं। यू मे रिकॉल दैट वी हैव परफॉर्म्ड अ सिमिलर एक्टिविटी प्रीवियसली इन विच a 5 rupee coin kept on a rotating circular disc fly off the disc along the tangent to the disc। जैसा कि ये एक्सपेरिमेंट हमने क्लास 9th में किया था, तो क्लास 9 की बुक में हमें ये एक्सपेरिमेंट हमें दिखाई देता है कि हमने एक रोटेटिंग सर्कुलर डिस्क के ऊपर एक 5 रुपीज का कॉइन रखा था, और जो रोटेटिंग सर्कुलर डिस्क को जैसे हम घुमाते हैं, तो वो 5 रुपीज का कॉइन सर्कल यानी टेंजेंट के डायरेक्शन में वो चला जाता है, उसके ऊपर भी एक फोर्स लगता है। तो thus a force acts on any object moving along a circle and is directed towards the center of the circle. This is called as the centripetal force। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो एक्ट्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द सर्कल एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। यानी ये फोर्स जो भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूम रहे हैं, सर्कुलर पोजीशन में घूम रहे हैं, तो उन घूमते हुए पोजीशन के सर्कल के इसमें जो फोर्स अंदर के डायरेक्शन पर जो एक्ट होता है, यानी सेंटर की ओर डायरेक्ट होता है, तो उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। जैसा कि ये स्ट्रिंग और स्टोन के एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि स्ट्रिंग स्ट्रिंग के ऊपर जो हमें हमारे हाथों को जो फोर्स फील होता है, यानी जो फोर्स जिसकी वजह जो हम फील कर सकते हैं एट द सेंटर, जो हमने स्ट्रिंग पकड़ी उस पर, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो centripetal means center seeking. That is, the object tries to go towards the center of the circle because of this force। यानी इस फोर्स की वजह से जो ऑब्जेक्ट यानी जो स्टोन हमने वो स्ट्रिंग के दूसरे एंड पर जो टाई किया था, तो उसकी वजह से मतलब वो एक फोर्स जो एक्ट होता है सेंटर की ओर से, यानी वो स्टोन अंदर की ओर जाने की कोशिश करता है। और एक ऐसा भी फोर्स होगा जो कि वो स्टोन के ऊपर बाहर एक्ट होता होगा, तो वो भी हम देखते हैं। तो बेसिकली उसको कहते हैं जो फोर्स आउट ऑफ द सेंटर एक्ट होता है उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। ऐसा हमने देखा था हमारे लोअर क्लासेस की टेक्स्ट बुक में हम देख सकते हैं कि हमें एक एक्सपेरिमेंट कराया गया था जो कि सेंट्रीफ्यूज मशीन का था। तो सेंट्रीफ्यूज मशीन सिमिलरली वर्क करता है। सेंट्रीफ्यूज मशीन क्या करता है, उसके अंदर जो हम टेस्ट ट्यूब्स वगैरह सब डालते हैं, तो वो सेपरेट कर देता है पार्टिकल्स को। यानी जो उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट होता है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होता है, यानी सेंटर से अपार्ट। You know that the moon, which is the natural satellite of the earth, goes around it in the defined orbit. The direction of the motion of the moon as well as its speed constantly changes during this motion. Do you think some force is constantly acting on the moon? What must be the direction of this force? How would its motion have been if no such force act on it? Do the other planets in the solar system revolve around the sun in a similar fashion? Is similar force acting on it? What must be its direction? तो यहाँ पर हमें पूछा जा रहा है, जैसा कि सवाल जो हमने ऊपर देखा, जो न्यूटन को पढ़ा था, क्या मून के ऊपर भी मतलब जो फार फ्रॉम द अर्थ के सरफेस से जो बहुत दूर ऑब्जेक्ट है, क्या उनके ऊपर भी ऐसा कुछ फोर्स एक्ट होता होगा जिसकी वजह से, यानी कि जो स्मॉल ऑब्जेक्ट, यानी कि हमने देखा कि जो एप्पल है उसके ऊपर फोर्स एक्ट होने की वजह से वो एप्पल वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में अर्थ के सेंटर के यहाँ अट्रैक्ट हो गया और नीचे गिर गया।
क्या ऐसा फोर्स कुछ मून के ऊपर भी एक्ट होता होगा? तो चलिए देखते हैं। व्हाट मस्ट बी इट्स डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, या सोलर सिस्टम में अदर प्लैनेट्स जो है, जैसा कि हम देख सकते हैं अदर प्लैनेट्स यानी मार्स, नेपच्यून, तो क्या इनके ऊपर भी फोर्स एक्ट होता है? फ्रॉम द अबव एक्टिविटी एग्जांपल एंड द क्वेश्चन इट इज क्लियर दैट फॉर द मून टू गो अराउंड द अर्थ देयर मस्ट बी अ force which is exerted on the moon, and this force must be exerted by the earth which attracts the moon towards itself. Similarly the sun must attracting the planets including the earth towards itself. तो यहाँ पर जो ये डायग्राम है, तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं यहाँ पर कि जो आगे कहना चाहते हैं कि अर्थ एक फोर्स मून के ऊपर एक्ट करता होगा। तो यानी अर्थ कोशिश कर रही है कि मून को अपनी ओर खींचने की, और सन जो फोर्स लगा रहा होगा मून पर, तो सन मून को अपनी ओर खींच रहा होगा, जिसकी वजह से दो फोर्सेस बैलेंस कर रहे हैं ईच अदर को। जैसा कि हम देख सकते हैं ये जो है, ये नेट फोर्स जो होगा यहाँ पर, तो वो इक्वल हो जाएगा, और जिसकी वजह से मून अपने स्टेबल पोजीशन पर है। यानी वो अर्थ के ओर खींचा भी नहीं गया है, और सन के यहाँ भी खींचा नहीं गया है। तो ऐसे ही फोर्सेस है, तो जिनके बारे में हम देखते हैं।